हेलो एवरीवन। राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग करने वाले हैं भाई हमारा फिफ्थ लेक्चर स्टार्ट, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। क्लास 11th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का पांचवा लेक्चर हमारे पास पहुंच चुका है। देखो भाई, मोल कॉन्सेप्ट हम लोग शुरू करेंगे आज, और इससे रिलेटेड कुछ जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। साथ में हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर मैथमेटिकल पोर्शन भी थोड़ा सा है। तो मोल कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है ये बताने से पहले मैं आपको ना एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर है ये एक नेल कटर, सिंपल सा हमारे पास ये नेल कटर है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई कि इस नेल कटर के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, अब हम इसको गिन तो सकते नहीं, है ना। नंबर ऑफ एटम हमें पता लगाने, हम एक एक करके नहीं गिन सकते, क्योंकि एटम जो है वो बहुत छोटा होता है। तो हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट इसी चीज के काम आता है कि केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स का वर्ल्ड जो इतना टाइनी है, जो इतने छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको हम लोग कैसे क्वांटिफाई करें, कैसे बताएं कि हम कितने मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री की टर्म्स में जो टोटली गिनती होती है वो मोल्स की टर्म में होती है। अब यही हमको पता लगाना है, और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, ये लेक्चर खत्म होने से पहले हम लोग कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि इस नेल कटर के अंदर नंबर ऑफ आयरन एटम्स कितने हैं। ये टोटली लोहे से बना हुआ है, लोहे के अलावा Fe के अलावा इसमें कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। तो हम लोग इसके एटम्स गिनेंगे भाई आज। मोल कॉन्सेप्ट को समझने का इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता, इससे प्रैक्टिकल तरीका कोई नहीं हो सकता। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा मोल कॉन्सेप्ट। शुरुआत करेंगे भाई डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी के कुछ एक जो पोस्टुलेट हमें बताए थे वो हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। डाल्टन ने सबसे पहले क्या बताया भाई, मैटर कंटेन्स इनडिविजिबल एटम्स। मैटर जो है हमारे सराउंडिंग में जितना भी मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो, वो किन से मिलके बना है, वो इनडिविजिबल एटम्स से मिलके बना है, छोटे छोटे एटम से मिलके बना है, जिनको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एटम को और छोटा हम लोग नहीं बना सकते, है ना। ये हो गया फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड है भाई, ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग एटॉमिक मास। एक स्पेसिफिक एलिमेंट के, बहुत सारे एलिमेंट हमारे पास होते हैं, पीरियोडिक टेबल में 118 होते हैं, तो एक स्पेसिफिक एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो उस एलिमेंट के जितने भी एटम्स हमारे पास होंगे सबकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, इंक्लूडिंग एटॉमिक मास। सभी एटम्स का मास भी बराबर होगा। ऐसा नहीं होगा कि आयरन के दो एटम हमारे पास हैं, एक का वजन कुछ है दूसरे का कुछ है, एटॉमिक मास भी बराबर होगा। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, एटॉमिक एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास। अगर दो एटम्स है जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं, एक आयरन का है दूसरा कॉपर का है, तो उसका मास जो है डेफिनेटली अलग हो सकता है। तो यहाँ पर सेम एलिमेंट के एटम्स की सभी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। ये हो गया दूसरा पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट है भाई, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन स्पेसिफिक रेशियो। कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, हमें लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से हमें पता चला था कि किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स की जो कंपोजिशन है वो सेम रहती है। तो कंपाउंड आखिर बनते कैसे हैं, जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स एक स्पेसिफिक रेशियो के अंदर कंबाइन करते हैं, जुड़ते हैं, तब हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनता है, और उसी को हम लोग कंपाउंड भी बोल सकते हैं। तो कंपाउंड कैसे बनता है, जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं। ये था हमारे पास थर्ड पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट हमारे पास था, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। केमिकल रिएक्शन असल में जब होती है तो उसके अंदर क्या होता है भाई, एटम्स इधर से उधर होते हैं, एक मॉलिक्यूल का एटम उससे अलग होकर किसी दूसरे पार्ट के साथ जुड़ जाएगा, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के पार्ट के साथ जुड़ जाएगा। तो केमिकल रिएक्शंस जितनी भी होती हैं उसके अंदर एटम
रीऑर्गेनाइज होते हैं, एक पोजीशन से बदल के दूसरी पोजीशन पर जाते हैं, एक मॉलिक्यूल से टूट के किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाते हैं। तो एटम जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी। एटम एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाता है, लेकिन एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता और क्रिएट नहीं होता केमिकल रिएक्शन में। एटम्स बिल्कुल वैसे के वैसे रहते हैं, बस पहले किसी और एटम के साथ जुड़े हुए थे, अब किसी और एटम के साथ जुड़े हुए होंगे। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन होती है। एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम ना तो बनता है ना डिस्ट्रॉय होता है, बस रीऑर्गेनाइज हो जाता है, अपनी जगह बदल लेता है। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे पास कुछ एक पोस्टुलेट्स डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। इस तरीके का कुछ हमारे पास एटम जो है होता है। बीच में हमारे पास दिखेंगे हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ब्लू और रेड कलर से जो दिखाए हुए हैं, और इसके आउटर स्पेस में घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी कक्षा में, अपनी अपने ऑर्बिट्स में। ठीक है भाई, ये थी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। अब हम लोग कुछ टर्म्स की बात करते हैं भाई। एटॉमिक मास ये क्या होता है? एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, मोलर मास, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम लोग मोल कॉन्सेप्ट जो है स्टडी कर सकेंगे। एटॉमिक मास देखते हैं ये क्या होता है। एटॉमिक मास की डेफिनेशन है भाई, मास ऑफ वन एटम। अच्छा, ये डेफिनेशन नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है भाई, मास ऑफ वन एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल, सो इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। एक अकेला एटम जो होता है उसका वजन हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत छोटा है, उसका वजन भी बहुत कम होगा। इसलिए एटम्स का जो वेट है उसे मेजर करने के लिए हम लोग एक क्वांटिटी का यूज करते हैं, जो कि है एटॉमिक मास यूनिट, मतलब AMU। इन टर्म्स में हम लोग मास की मेजरमेंट करते हैं भाई, AMU। ये इसकी यूनिट जो है हो जाती है एटॉमिक मास यूनिट। इन यूनिट्स के अंदर हम लोग एटॉमिक मास मेजर करते हैं। सेकंड है भाई, मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज हैवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। ये लाइन सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इसको मैं बहुत ही सिंपलीफाई कर देता हूँ। देखो, पहले के ज़माने में, खास करके 17th सेंचुरी के आसपास से जब ये थ्योरी जाना शुरू हुई थी, तब एटम्स का मास मेजर करने की कोई टेक्निक हमारे पास थी नहीं। आज के दिन हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री जैसी कुछ एक टेक्निक्स हैं, जिनसे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं किसी भी एलिमेंट के मास का, मेजर भी कर सकते हैं, लेकिन पहले नहीं थी। तो पहले जो एटॉमिक मास मापा जाता था वो रिलेटिव टर्म्स में मापा जाता था। रिलेटिव मतलब एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से कितना ज्यादा हैवी है। तो हम लोग कैसे मेजर करते थे? देखो, हम ऐसे अंदाजा लगाते थे। मान लो हाइड्रोजन का जो मास है उसको हमने 1 AMU बोल दिया, कि हाइड्रोजन का मास जो है वो 1 एटॉमिक मास यूनिट है भाई। तो अगर हमें बताना है कि हीलियम का मास कितना है, तो हमें एग्जैक्ट मास तो नहीं पता, ग्राम्स के अंदर तो हमें मास नहीं पता, लेकिन हमें ये पता लग जाता था कि भाई हाइड्रोजन के मास से डबल है। तो हाइड्रोजन का मास अगर 1 AMU है, तो हीलियम का कितना मिला? 2 AMU। इस तरीके से तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक एटम का मास जो है, एक एलिमेंट के एटम का मास रिलेटिव टर्म्स में निकाल रहे हैं, एग्जैक्टली ग्राम्स में नहीं निकाल रहे। बस ये हमें पता है कि हाइड्रोजन के मास से कितना ज्यादा है। तो पुराने जमाने में 17th सेंचुरी में हाइड्रोजन का यूज नहीं किया गया था एज ए रेफरेंस, उन्होंने यूज किया था भाई कार्बन का। कार्बन का मास आज के दिन हम लोग बोलते हैं 12 AMU। कार्बन का मास जो है वो कितना होता है भाई? मास ऑफ कार्बन देखो यहाँ पर लिखा भी है 12 AMU। 12 AMU मास जो है कार्बन का लिखा है। अभी अगर हमें हाइड्रोजन का मास निकालना है, तो हमें पता है भाई कार्बन के 12th मास के जितना हाइड्रोजन के एक एटम का मास होगा। तो कार्बन का मास अगर 12 AMU है, तो स्टैंडर्ड के लिए हम यूनिट क्या बताएंगे? 1। मतलब कार्बन के मास को 12 से ही भाग करना पड़ेगा, 1/12 पार्ट, है ना। तो हाइड्रोजन का अगर हमें मास निकालना है तो वो कितना होता है भाई? कार्बन एटम के मास से 1/12 टाइम्स होता है, उसका 12वां हिस्सा, इतना मास होता है हाइड्रोजन के एटम का।
तो हाइड्रोजन का मास यहाँ से हो जाएगा 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। और ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, 16 AMU। अब ये सब क्या हम लोग पढ़ रहे हैं भाई, कार्बन को एज ए रेफरेंस मान के हम बाकी सभी एलिमेंट्स के एटम का मास निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन 1 AMU हमने लिखा है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कार्बन के 12th मास के इक्वल है हाइड्रोजन के एक एटम का मास। और मास ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU है। इसका क्या मतलब है भाई कि ऑक्सीजन का जो मास है ना, वो कार्बन एटम के मास का अगर हम लोग 12वां हिस्सा ले लें तो उस हिस्से से 16 टाइम मास है ऑक्सीजन का। ये मतलब होता है भाई एटॉमिक मास यूनिट का। तो एटॉमिक मास यूनिट की टर्म में जब हम लोग मास मेजर करते हैं तो रेफरेंस क्या होता है, कार्बन एटम। कार्बन ही रेफरेंस क्यों लिया भाई पुराने टाइम में, तो देखो कार्बन सबसे ज्यादा कॉमन है। जितने भी मॉलिक्यूल हैं दुनिया भर में, सबके अंदर ऑलमोस्ट आधे मॉलिक्यूल्स के अंदर तो जरूर कार्बन प्रेजेंट होगा किसी ना किसी फॉर्म में। तो कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म हमारे पास हमारा है। टोटल इन्वायरमेंट जो है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, सारे के सारे कार्बन की इन्वॉल्वमेंट से ही बने हैं। तो इसलिए कार्बन बहुत ज्यादा कॉमन है, हर जगह पाया जाता है। इसीलिए इसी का रेफरेंस यूज किया गया था बाकी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए। तो ये होता है भाई हमारे पास एटॉमिक मास। आगे बढ़ते हैं भाई एटॉमिक मास से, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज एटॉमिक मास। ये क्या होता है भाई, तो देखो एटम्स जो है ना किसी भी एलिमेंट के, वो कई बार मल्टीपल आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगते हैं। मतलब कि मान लो अगर मैं आपको बताऊं हाइड्रोजन का एटम कैसा है, तो देखो हाइड्रोजन के एटम में क्या होता है भाई, सिंपल सा एक होता है प्रोटॉन और उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है एक इलेक्ट्रॉन। यही है हाइड्रोजन का एक एटम। लेकिन एक डिफरेंट और तरीके का एटम भी हाइड्रोजन का पाया गया। सबसे पहली बात, इसको हाइड्रोजन का एटम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन एक है। तो क्या हुआ भाई, एक ऐसा एटम भी पाया गया जिसके अंदर एक प्रोटॉन तो था ही, साथ में एक न्यूट्रॉन भी था। लाल रंग से दिखा देते हैं भाई न्यूट्रॉन को, है ना। एक न्यूट्रॉन भी था, प्रोटॉन अभी भी एक ही था, इलेक्ट्रॉन अभी भी एक ही था जो चक्कर काट रहा था हमारे पास न्यूक्लियस के। लेकिन इसके अंदर भी प्रोटॉन एक ही है। पहले को हम लोग H1 बोल देते हैं। वन मतलब इसका मास कितना है, तो यहाँ पर एक ही प्रोटॉन है तो वन ही इसका मास होने वाला है। दूसरे में क्या हुआ भाई, मास इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास हम काउंट नहीं करते लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनका दोनों का करते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन एटम में मास हो गया 2। इसको हम लोग ड्यूटीरियम भी बोलते हैं। पहले नॉर्मल को हाइड्रोजन ही बोल देते हैं, दूसरे एटम को हम लोग ड्यूटीरियम भी बोलते हैं। तो ड्यूटीरियम में बेसिकली क्या है, एक प्रोटॉन तो है, प्रोटॉन तो देखो एक ही रहेगा, इसीलिए वो हाइड्रोजन का एटम है, लेकिन साथ में एक न्यूट्रॉन भी है। इसी का एक तीसरा आइसोटोप भी होता है जिसके अंदर क्या होगा भाई, देखो प्रोटॉन अभी भी एक होगा लेकिन न्यूट्रॉन दो हो जाएंगे उसमें। एक न्यूट्रॉन, दो न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली क्या क्या हो गया भाई, दो न्यूट्रॉन हमारे पास हो गए। इलेक्ट्रॉन अभी भी एक ही होगा जो कि ऐसे चारों तरफ इसके चक्कर लगा रहा होगा। तो यहाँ पर इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 3। इसको हम लोग ट्रीटियम भी बोलते हैं। तो पहला ही एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल का, जो कि हाइड्रोजन है, वो तीन तीन आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम, ये तीन इसकी आइसोटोपिक फॉर्म हो सकती हैं। तो बेसिकली क्या होता है भाई, एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इन्हीं डिफरेंट फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, आइसोटोप बोलते हैं। आइसोटोप बेसिकली क्या होते हैं भाई, एटॉमिक नंबर तो सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, लेकिन मास डिफरेंट है, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है ना। आइसोटोप्स क्या होते हैं, किसी भी एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास डिफरेंट हो, एटॉमिक मास डिफरेंट, तो वो आइसोटोप हो जाएंगे। तो यही हमारे पास एक्सप्लेन किया हुआ है भाई इसने। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन आइसोटोपिक फॉर्म्स।
मोर देन को काट के आप लोग मल्टीपल लिख लो, ज्यादा सही स्टेटमेंट बनेगी। तो एक एलिमेंट के जो एटम है वो मल्टीपल आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। हाउएवर उनकी अबंडेंस डिफरेंट हो सकती है। अब अगर मैं आपको बताऊं भाई, कोई भी हमारे पास सैंपल है, कोई भी मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स इस तरह के होंगे, कितने एटम्स इस तरह के होंगे और कितने एटम इस तरह के होंगे। मतलब 100 अगर हमारे पास एटम्स हैं हाइड्रोजन के, तो उसमें कितने जो है नॉर्मल होंगे जिसका एटॉमिक मास 1 होगा, कितने ड्यूटेरियम होंगे और कितने ट्रिटियम होंगे। उसको हम लोग अबंडेंस बोलते हैं। अबंडेंस मतलब कितनी मात्रा में कोई भी आइसोटोप प्रेजेंट है पूरे के पूरे सैंपल में। तो यहाँ पर कार्बन की अबंडेंस बताई गई है भाई। कार्बन भी जो है 3 आइसोटोपिक फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। एक हो गया नॉर्मल कार्बन, जिसके अंदर क्या है भाई, 12 है एटॉमिक मास। 12 एटॉमिक मास कार्बन का कैसे है भाई, 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है। लेकिन एक और आइसोटोपिक फॉर्म कैसे एग्जिस्ट कर रही है, ये कार्बन 13 कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। इसके अंदर न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 6 की बजाय 7 हो जाते हैं। 7 न्यूट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, है ना। कार्बन का 14th आइसोटोप कैसे एग्जिस्ट करेगा, उसके अंदर न्यूट्रॉन एक और एक्स्ट्रा हो जाएगा, 8 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये बिल्कुल सेम रहेंगे। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ही चेंज हो गए तो फिर एलिमेंट ही दूसरा बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो भाई, कार्बन इन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अबंडेंस का क्या मतलब है कि कौन सा आइसोटोप कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है, ये मतलब होता है अबंडेंस का। जैसे कि सबसे ज्यादा अबंडेंस कार्बन में होती है, कार्बन के 12 वाले आइसोटोप की, जिसमें एटॉमिक मास 12 है। ये कौन सा आइसोटोप है भाई, जिसके अंदर न्यूट्रॉन भी 6 हैं, प्रोटॉन भी 6 हैं न्यूक्लियस में, और बाहर इलेक्ट्रॉन्स तो 6 हैं ही। ठीक है, इसकी अबंडेंस सबसे ज्यादा है। टोटल जितने भी कार्बन एटम होंगे किसी भी सैंपल में, 100 में से 98.9, मतलब कि 100 में से 99 मोलिक्यूल जो होंगे वो इसी कार्बन के मिलेंगे, 12 वाले कार्बन के। तो इसकी अबंडेंस सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर दिख जाएगी। कार्बन 13 की अबंडेंस भी होती है भाई, काफी सिग्निफिकेंट है, भले ही 1% है लेकिन काफी सिग्निफिकेंट है ये ध्यान में रखना भी। ऐसी में समझोगे कि कार्बन 13 स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह क्या होती है, तो उसमें बेसिकली एक टेक्निक होती है, हम लोग पता लगाते हैं कि कार्बन 13 वाले आइसोटोप कहाँ पर कैसे हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके अंदर कार्बन 13 के एलिमेंट्स का हम लोग पता लगाते हैं। हाँ, तो इसकी अबंडेंस भी काफी होती है भाई, 1.1%, ये काफी सिग्निफिकेंट है। एक और आइसोटोप जो कार्बन का यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी अबंडेंस बहुत कम है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -10। मतलब कि 100 एटम अगर हम लोग मान लेना कार्बन के, तो उसमें से 0.0000 ऐसे करके 9 जीरो, फिर बाद में 2, इतने एटम होंगे भाई 100 में से कार्बन की। ये बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, इसका कभी आपको जिक्र भी नहीं होता मिलेगा। ठीक है, तो इसकी अबंडेंस बहुत ही कम है। लेकिन एक बात ध्यान में रखने वाली है, बहुत सिंपल सी है भाई। एक एटम, एक एलिमेंट का एटम जितनी भी आइसोटोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, उन सभी आइसोटोप्स की अबंडेंस का सम तो हमेशा 100 ही होगा। टोटल अबंडेंस तो 100 ही होगी, है ना। तो 3 आइसोटोप में एग्जिस्ट कर रहा है, एक में 99% अबंडेंस है, दूसरे आइसोटोप की 1.1% है, तीसरे की भी कुछ ना कुछ है। इन तीनों को अगर जोड़ दोगे तो 100% ही आने वाला है। ठीक है भाई। अब अगर हम लोग बात करें कि एक एलिमेंट का एटम मल्टीपल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर एटॉमिक मास का क्या मतलब हुआ। हाइड्रोजन का हम लोग बोलते हैं कि एटॉमिक मास है भाई 1 AMU, लेकिन यहाँ पर तो हाइड्रोजन का ही एक और आइसोटोप है जिसका 2 है मास, एक और आइसोटोप है हाइड्रोजन का जिसका 3 है मास। तो फिर जो मास हम लोग बोलते हैं उसका मतलब क्या है। जैसे कार्बन का यहाँ पर देखो, हम लोग बोलते हैं भाई 12 AMU है एटॉमिक मास, लेकिन यहाँ पर हमें तीन तीन तरीके के एटॉमिक मास दिख रहे हैं। एक का 12 है, दूसरे का 13 पॉइंट कुछ है, तीसरे का 14 पॉइंट कुछ है। तो इसीलिए जो मास हम लोग कंसीडर करते हैं वो एवरेज एटॉमिक मास होता है। तीनों आइसोटोप्स की अबंडेंस वगैरह मिला के टोटल डिवाइड करके हम लोग जो मास निकालते हैं उसे बोला जाता है एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये नीचे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये इस तरीके से हम लोग निकालते हैं भाई एवरेज एटॉमिक मास। ये बराबर होता है
डिफरेंट आइसोटोप्स की जो अबंडेंस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके एग्जैक्ट मास से, और जितने भी आइसोटोप हैं सबके लिए इस वैल्यू को हम लोग ऐड कर देंगे। इसका क्या मतलब हुआ, देखो मैं आपको कार्बन के लिए कैलकुलेट करके बताता हूँ। कार्बन जो एलिमेंट है उसका एवरेज एटॉमिक मास हमें निकालना है। एवरेज एटॉमिक मास ये हमको निकालना है भाई। मैं खुद को थोड़ा सा साइड में करता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस हमें मिल जाए। ठीक है, हाँ जी। एवरेज एटॉमिक मास हमें निकालना है भाई कार्बन का। कार्बन के कितने आइसोटोप हैं, 3 हैं। अभी के लिए मान लो कि 2 ही आइसोटोप एग्जिस्ट कर रहे हैं, हालांकि होते 3 हैं लेकिन नीचे वाला इनसिग्निफिकेंट है, इस वाले को इग्नोर करो। 2 आइसोटोप का अबंडेंस का सम भी ऑलमोस्ट 100 ही आएगा। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं भाई कार्बन के लिए। अच्छा, ये जो सिंबल है ना यहाँ पे, ये जो सिंबल हमारे पास लिखा हुआ है इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा इसका मतलब होता है एडिशन। इसका मतलब मैं अभी मैथमेटिक्स के हिसाब से आपको बताता हूँ। देखो, किसी भी एक आइसोटोप को सबसे पहले चूज करो। मान लो मैं कार्बन 12 वाले आइसोटोप की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। इसकी अबंडेंस कितनी है भाई, 99 है ऑलमोस्ट। एग्जैक्ट वैल्यू में लिख देता हूँ यहाँ पर 98.892। ये हो गई कार्बन 12 की अबंडेंस, और इसका एग्जैक्ट मास कितना है भाई, 12 ही इन्होंने दे रखा है, तो 12 हम लोग मान सकते हैं। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा बोल लो या फिर समेशन बोल लो। सिग्मा इस सिंबल का नाम है और समेशन इसका फंक्शन है कि ये करेगा क्या। तो ये सभी आइसोटोप के लिए अबंडेंस मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ आइसोटोप इसको ऐड कर देगा। तो ये जो है अबंडेंस मल्टीप्लाइड बाई मास, ये हो गई कार्बन 12 के लिए। इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे दूसरे आइसोटोप की दोनों वैल्यूज। दूसरा आइसोटोप कौन सा है भाई, कार्बन 13 वाला। इसकी अबंडेंस कितनी है, ऑलमोस्ट 1.108% मल्टीप्लाइड बाई इसका मास कितना है 13.00 समथिंग, 13 मान लेते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, इसका मास मैंने मान लिया 13 है भाई। ये हो गई हमारे पास कार्बन 13 के लिए अबंडेंस और मास की वैल्यू। अभी ये जो अबंडेंस है ये परसेंटेज में इन्होंने लिखी हुई है, हमें चाहिए होती है यूनिटी में से अबंडेंस। यूनिटी का मतलब है टोटल अबंडेंस को अगर हम लोग 1 मान ले तब कितनी परसेंटेज आएगी। तो उसके लिए सिंपल सा काम हमें क्या करना होता है भाई, इसको 100 से डिवाइड करना होता है और कुछ नहीं। अबंडेंस ये वाली परसेंटेज में थी, इसको 100 से डिवाइड करो। सिमिलरली कार्बन 13 की जो अबंडेंस थी 1 पॉइंट समथिंग, वो परसेंटेज में थी, इसको 100 से डिवाइड करो। इसकी जो वैल्यू आएगी अब उसको बोला जाता है भाई एवरेज एटॉमिक मास। वो हमारे पास होता है एवरेज एटॉमिक मास। तो वो अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे ना तो मोस्टली केसेस में जो एवरेज एटॉमिक मास होता है वो उसी आइसोटोप के मास के बराबर आता है जिसकी अबंडेंस सबसे ज्यादा है ना। इसकी कार्बन 12 की अबंडेंस इतनी थी, तो जो एवरेज एटॉमिक मास आता है वो ऑलमोस्ट 12.00 समथिंग ही कुछ होता है कार्बन का। तो जिस आइसोटोप की अबंडेंस सबसे ज्यादा होती है उसी के आसपास एवरेज एटॉमिक मास निकल के आता है। यही रीजन है कि जब हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं ना तो एवरेज एटॉमिक मास हम लोग 1 के इक्वल ही मानते हैं, क्योंकि इस हाइड्रोजन के फर्स्ट आइसोटोप की अबंडेंस ही सबसे ज्यादा है। ऑलमोस्ट 99% के आसपास यही वाला आइसोटोप होता है। ठीक है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स के लिए जो डिफरेंट आइसोटोप हैं, जो अलग आइसोटोप होते हैं सबसे ज्यादा अबंडेंस से अलग वाले, उनकी भी सिग्निफिकेंट होती है, मतलब हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे हमने यहाँ पर कार्बन की थर्ड को तो इग्नोर कर दिया था, लेकिन सेकंड को माना था भाई। 1% काफी सिग्निफिकेंट होती है, लेकिन 2 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग ये जो लिखा हुआ है -10 की पावर में, ये उतना भी सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। थर्ड स्टेटमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई। टोटल अबंडेंस अगर हम लोग ऐड कर दें सभी आइसोटोप्स की तो वो 100% हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हम लोग एटॉमिक मास का एवरेज निकाल सकते हैं। चाहो तो ये भी नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है भाई प्रैक्टिस के लिए। यहाँ इन्होंने बोल रखा है नाइट्रोजन अकर्स इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ 2 आइसोटोप्स जिनका मास है 14 एंड 15।
इफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज दिस, फाइंड द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोप। दो आइसोटोप हमें बता रखे हैं भाई नाइट्रोजन के, एक है नाइट्रोजन का 14 वाला और दूसरा है नाइट्रोजन का 15 वाला आइसोटोप। ये इनके एटॉमिक मासेस इन्होंने दे दिए। ठीक है भाई, तो हमें मास तो मिल गए, अबंडेंस हमको निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, साथ में हमें एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है, तो हमें फॉर्मूला पता है भाई, एवरेज एटॉमिक मास ये किसके बराबर होता है, अबंडेंस इसके। अबंडेंस कैसे निकालेंगे इनकी, तो देखो वो हमें अभी तो पता नहीं है, लेकिन हमें एक बात पता है भाई, दोनों आइसोटोप्स के अबंडेंस को अगर ऐड कर देंगे तो अबंडेंस कितनी होगी, 1 होगी, टोटल अबंडेंस 1 होगी या फिर 100% होगी, ऐसा बोल सकते हैं। तो नाइट्रोजन 14, अब जिस चीज का हमें पता नहीं होता, जिसका कोई भरोसा नहीं होता, उसको हम लोग एक्स बोलते हैं। तो नाइट्रोजन 14 की वैल्यू जो अबंडेंस की है वो हो गई भाई एक्स, ये हमने मान लिया। अब टोटल अबंडेंस अगर 100% है यानी कि यूनिटी है, 1 है, तो नाइट्रोजन 15 की कितनी हो जाएगी, 1 माइनस एक्स। ये इनकी अबंडेंस आ गई दोनों आइसोटोप्स की, जो हमें निकालनी है। ठीक है, अब इनका मास जो है वो हमें दिया हुआ है भाई, इसका मास 14 है, इसका 15 है। तो एवरेज एटॉमिक मास का क्या फॉर्मूला था भाई, अबंडेंस ऑफ वन आइसोटोप, मान लो पहले हम लोग नाइट्रोजन 14 की निकालते हैं, अबंडेंस है एक्स और मास है 14। इसके अंदर क्या ऐड करेंगे भाई, अबंडेंस ऑफ सेकंड आइसोटोप जो कि कितनी है, 1 माइनस एक्स है इसकी अबंडेंस, मल्टीप्लाइड बाई इट्स मास। मास कितना है भाई इस आइसोटोप का, 15, इसका मास है 15। अच्छा, एवरेज एटॉमिक मास भी हमको दे रखा है 14.0067, ये किसके बराबर आएगा भाई, 14.0067 के। तो यहाँ से कैलकुलेट करो, 14x, ये क्या हो गया, 14x प्लस, इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो ये आएगा प्लस 15 माइनस 15x, दिस मस्ट बी इक्वल टू 14.0067, इसके बराबर ये आने वाला है। ये बन गया हमारे पास माइनस का 1x प्लस का 15, दिस मस्ट बी इक्वल टू 14.0067। अब जोड़ घटा हमें आती ही है भाई, यहाँ से हम लोग वैल्यूज निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से, x को ले जाओ राइट साइड में, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो 14 पॉइंट समथिंग है इसको ले आओ लेफ्ट साइड में, ये माइनस का हो जाएगा 0067। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, कैलकुलेटर जिंदाबाद, ये ऑलमोस्ट आ रही है भाई 0.9933। x की ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अभी ध्यान रखने वाली बात क्या है भाई, ये जो x की वैल्यू है ये यूनिटी में से है, मतलब टोटल अबंडेंस अगर 1 मान रहे हैं तो x इतना है। अगर इस x की अबंडेंस आपको परसेंटेज में निकालनी है तो इसको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x की वैल्यू परसेंटेज में कितनी आ जाएगी, 99.33%। ठीक है भाई, ये हमारे पास कौन से आइसोटोप की अबंडेंस आई है, नाइट्रोजन 14 की अबंडेंस आई है। ठीक है, नाइट्रोजन 15 की कितनी होगी, 1 में से माइनस कर दो 0.9933 को, या फिर 100 में से माइनस कर दो डायरेक्टली 99.33 को, तो ये ऑलमोस्ट आएगी 0.67%। तो ये दोनों के दोनों आइसोटोप्स की अबंडेंस हमने निकाल दी। ठीक है भाई, ऐसे हम लोग एवरेज एटॉमिक मास वाले फॉर्मूला को यूज करते हैं। आ गया समझ में, ये था भाई हमारे पास एक न्यूमेरिकल एवरेज एटॉमिक मास से। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भाई हमारे पास मोलिक्यूलर मास। देखो, मोलिक्यूलर मास क्या होता है, मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। एक मॉलिक्यूल कैसे बनता है, मल्टीपल एटम से मिलके बनता है। तो सभी एटम्स के एटॉमिक मास को अगर हम लोग ऐड कर दें तो जो मास हमारे पास निकल के आएगा उसे बोलेंगे हम लोग मोलिकुलर मास। वो हो जाएगा भाई मोलिकुलर मास। यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है
फॉर एग्जाम्पल मोलिकुलर मास ऑफ फेरिक क्लोराइड FeCl3, ये होता है फेरिक क्लोराइड, दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ 1 Fe एटम प्लस मास ऑफ 3 क्लोरीन एटम। FeCl3 के मोलिक्यूल का मास क्या होगा भाई, इस मोलिक्यूल के अंदर एक आयरन का एटम है और 3 जो है वो क्लोरीन के एटम है, तो एक आयरन के एटम का मास प्लस 3 क्लोरीन के एटम्स का मास, सभी इंडिविजुअल एटम्स के एटॉमिक मास को हमने जोड़ दिया तो पूरे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आ गया। यहाँ पर हम लोग देखेंगे आयरन का एटॉमिक मास है 55.85, एक क्लोरीन के एटम का मास है 35.5, 35.5, 3 एटम थे क्लोरीन के इसलिए 3 बार इसके मास को हमने जोड़ दिया, टोटल निकल के आ गया 162.35 एटॉमिक मास यूनिट। ये मोलिकुलर मास निकल के आ गया मोलिक्यूल का। अभी मोलिक्यूल क्या होता है भाई, जिसमें मल्टीपल एटम्स आपस में ज्वाइन करके जुड़े हुए हों, जैसे कि वाटर होता है, 2 हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के साथ में जुड़े हुए हैं। अभी कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते, कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं भाई। इसको हम लोग सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं भाई, इसको लैटिस बोला जाता है। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड है जो कि इस तरीके की लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब सोडियम के आयन मान लो कि ब्लू वाले हो गए और क्लोरीन के आयन्स मतलब कि ऑरेंज वाले हो गए, ये मिलके एक स्टेप बाय स्टेप एक लैटिस बना रहे हैं, एक स्ट्रक्चर सा इन्होंने इस तरीके से बना लिया। अब कहने के लिए एक NaCl का अकेला मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसमें, इसमें सोडियम क्लोरीन ऐसे मल्टीपल रिपीटेड पैटर्न हमें दिख रहे हैं। तो इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं जो कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट ना करके इस तरीके की लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके लिए जो मोलिकुलर मास होता है उसको फॉर्मूला मास कहा जाता है। मोलिकुलर मास इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि असल में ये एक मोलिक्यूल है ही नहीं, एक अकेला NaCl एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, तो इसके लिए हम लोग जो मास यूज करते हैं वो फॉर्मूला मास होता है, मतलब एक NaCl यूनिट का मास। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है भाई, सम कंपाउंड्स लाइक NaCl डू नॉट स्टे इन मोलिकुलर फॉर्म, instead they form lattices, so formula mass is used instead of molecular mass। अब NaCl का अगर हमें निकालना है फॉर्मूला मास तो वो क्या होगा भाई, सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, ये टोटल हो जाएगा 58.5 एटॉमिक मास यूनिट। तो NaCl के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, फॉर्मूला मास है ना कि मोलिकुलर मास। ये छोटा सा डिफरेंस है भाई मोलिकुलर मास और फॉर्मूला मास के अंदर। कुछ कंपाउंड जो है सिंपल मोलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और कुछ ऐसी लैटिसेस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये होता है भाई हमारे पास मोलिकुलर मास, ठीक है। नेक्स्ट एक हमारे पास एनसीईआरटी का एग्जांपल है भाई, इसमें हमें क्या करना है, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज मोलिक्यूल। ग्लूकोज मोलिक्यूल का फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है C6H12O6, निकालते हैं भाई C6H12O6। सभी एटम्स के मास को हमें यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। एक कार्बन एटम का मास होता है 12, कितने कार्बन एटम है भाई 6, तो ये सभी कार्बन एटम्स का मास हो गया। एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट, कितने हाइड्रोजन है फॉर्मूला में 12, तो ये हो गया टोटल हाइड्रोजन के एटम्स का मास। एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16, कितने ऑक्सीजन एटम है भाई 6, तो ये हो गया टोटल ऑक्सीजन के एटम्स का मास। अब इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो देखो भाई 72 प्लस 12 प्लस 96, इसको अब ऐड करते हैं 6 और 2 8 और 2 10, 9 और 1 10 और 7 17 और 1 18, 180 एटॉमिक मास यूनिट, ये हो जाएगा भाई मोलिकुलर मास एक ग्लूकोज के मोलिक्यूल का।
ठीक है, तो मोलिकुलर मास में कुछ भी नहीं करना, सभी एटम्स के एटॉमिक मासेस को हमें जोड़ देना है। ये था भाई हमारे पास मोलिकुलर मास। अब हम लोग आ जाते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जो कि हमारे पास है मोल कॉन्सेप्ट। तो ये हम लोग समझते हैं भाई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, सबसे पहली लाइन में ही हम लोग मोल का मतलब समझ लेते हैं। वन मोल ऑफ एनी आइटम्स रिप्रेजेंट 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 23 आइटम्स। वन मोल किसी भी सब्सटेंस का हो, किसी भी आइटम का हो, उसका मतलब है इतने आइटम। अब वन मोल का असल में मतलब क्या हुआ, देखो मोल जो है वो सिंपल सी एक टर्म है। जैसे डजन होता है, जैसे रिम होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 1 डजन में 12 केले होते हैं, 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, वैसे ही एक मोल के अंदर इतने केले होंगे, है ना। 1 डजन ग्रेप्स का मतलब 12 ग्रेप्स, 1 डजन पोटैटो का मतलब इतने पोटैटो। हालांकि ये सारी जो सब्जियां हैं ये ज्यादातर किलो के भाव में बिकती हैं, लेकिन डजन का मतलब है 12। 5 और 5 10 और 2 12, ये मतलब है भाई डजन का। वैसे ही मोल का मतलब ये है, वन मोल चाहे किसी भी आइटम का हो, उसका मतलब है इतने आइटम्स। दिस इज ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इज नोन एज एवोगैड्रोज कांस्टेंट। ये एक फिक्स्ड वैल्यू है। ये जो नंबर लिखा हुआ है 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 23, ये एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल है। इसको एवोगैड्रो कांस्टेंट कहा जाता है, या फिर एवोगैड्रो नंबर भी बोला जाता है। एन ए से इसको किया जाता है डिनोट, जैसे सबस्क्रिप्ट में ए लिखा हुआ है और एन ए इसका जो है सिंबल है। ठीक है, क्या मतलब है भाई इसका, देखो वन मोल आइटम्स का मतलब है इतने आइटम्स। वन मोल सोडियम आयंस का मतलब हो जाएगा इतने सोडियम आयंस की हम लोग बात कर रहे हैं। वन मोल कार्बन एटम्स अगर बोल रहे हैं तो मतलब इतने कार्बन एटम्स की हम लोग बात कर रहे हैं। वन मोल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स अगर हम लोग बोल रहे हैं तो मतलब इतने मॉलिक्यूल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। वन मोल बनानाज का मतलब इतने बनाना। तो वन मोल चाहे किसी भी आइटम के हो, उसका मतलब है 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 23। ये मतलब है भाई वन मोल का। ठीक है, अब जो मोल टर्म थी ये क्यों इंट्रोड्यूस की गई थी भाई, ये किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करी गई थी। कोई भी सब्सटेंस की अमाउंट कितनी प्रेजेंट है वो केमिस्ट्री में हम लोग मोल्स की टर्म में बताते हैं। क्योंकि देखो मैथमेटिक्स में हम अमाउंट नंबर से भी बता सकते हैं। मान लो हमारे पास बास्केट के अंदर कुछ फ्रूट्स हैं तो हम बता सकते हैं 1 बनाना, 2 बनाना, 3 बनाना, इस तरीके से। लेकिन केमिस्ट्री में जो नंबर्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। जैसे कि मैंने इस नेल कटर का एग्जांपल आपको दिया था, मैंने आपको बोला था कि बताओ इसके अंदर एटम्स कितने हैं, तो हम गिन के ये नहीं बताएंगे कि 40 एटम है, 50 एटम है। एटम्स बहुत ज्यादा है इसके अंदर, तो उसको हम लोग मोल्स की टर्म में काउंट करेंगे। अगर हम लोग इस नंबर की बात करें तो ये काफी बड़ा नंबर है, तो इसकी हेल्प हम लोग लेंगे केमिस्ट्री के अंदर काउंटिंग करने के लिए। ठीक है भाई, मोल रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। केमिस्ट्री में मोल जो है उसी से हम लोग किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी मापते हैं। नेक्स्ट है भाई, फॉर क्वांटिफाइंग द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस, मोल हैज टू बी रिलेटेड टू इट्स मास और वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है, ये लाइन समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अभी अगर मैं इसके अंदर ये काउंट करने लग जाऊं कि 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 23 ये एटम्स कितनी बार हैं, तो वो भी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए हमें क्या करना होगा भाई, हम इसके अंदर नंबर ऑफ एटम तो मेजर नहीं कर सकते, नहीं माप सकते, लेकिन हम लोग इसका वेट मेजर कर सकते हैं। इसका वेट मेजर करना बहुत इजी है। जैसे इसका मैंने खुद किया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि नेल कटर का ही एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। इसके अंदर जो वेट था वो था भाई 6.8 ग्राम्स। ये याद रखना, 6.8 ग्राम्स, इस नंबर को हम लोग नहीं भूलेंगे। इसका मास तो हमें पता चल गया, मास तो करना बहुत इजी है। हमारे पास वेइंग बैलेंस होता है, उसके ऊपर मास हम लोग आसानी से मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें मोल वाली टर्म को काम में लाना है तो हमें इस एवोगैड्रो नंबर को इसके मास से रिलेट करना पड़ेगा भाई, कुछ भी करके, कि असल में कितने मास में इतने एटम होंगे, ये हमें देखना पड़ेगा। या फिर
एक और चीज होती है भाई, गैसेस होती है। गैसेस का तो हम लोग वेट भी नहीं कर सकते, इन्वायरमेंट में उनका वॉल्यूम ही हम लोग बता सकते हैं। गैसेस को अगर कंप्रेस किया गया है तब हम लोग वेट कर सकते हैं। लेकिन मान लो एक रूम के अंदर कोई गैस प्रेजेंट है, एक कंटेनर में कोई गैस प्रेजेंट है, तो वहां पर गैस का अकेले का मास निकालना इम्पॉसिबल होता है। उसके केस में हम लोग वॉल्यूम ही मेजर कर सकते हैं। तो गैसेज के लिए ये जो हमारे पास एवोगैड्रोज कांस्टेंट है ना, इसको मास से नहीं बल्कि वॉल्यूम से भी रिलेट करना हमें आना चाहिए। तो मोल टर्म का अगर हमें यूज करना है तो इट हैज टू बी रिलेटेड टू मास और वॉल्यूम। मास के और वॉल्यूम के साथ में इस मोल टर्म का क्या रिलेशन है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो यही हमें समझना है भाई। अगली स्लाइड में समझ जाएंगे हम। देखो, सबसे पहले बात करते हैं एटम्स की। मास ऑफ वन मोल एटम्स मतलब कि इतने एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। किसी भी एलिमेंट का एटम है, उसके एन एटम्स का मतलब 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻23, उस एलिमेंट के इतने एटम्स का जो मास होगा वो किसके बराबर होगा भाई? जो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास है उसी को ग्राम्स के अंदर लिख दो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर हम लोग बोलते हैं कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास जो है वो 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है, तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स अगर होंगे, मतलब कि इतने हाइड्रोजन एटम्स अलग अगर होंगे, एन हाइड्रोजन एटम्स अगर होंगे, तो उनका मास कितना होगा भाई? उसका मास बराबर होगा 1 ग्राम के। ये मतलब है इस पहली लाइन का। जो एक एटम का मास एटॉमिक मास यूनिट में है, उतना ही मास एन एटम्स का ग्राम में होगा, ये मतलब है इसका। जैसे कि एक और एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, मास ऑफ 1 Fe एटम। आयरन के एक एटम का मास कितना होता है? 55.85 एटॉमिक मास यूनिट ये होता है। इसलिए 1 मोल Fe एटम अगर हमारे पास होंगे, 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻23, इतना बड़ा नंबर है। इतने सारे आयरन के एटम अगर हमारे पास होंगे, तब उनका मास कितना होगा भाई? 55.85 ग्राम। इतने ग्राम इनका मास होने वाला है। सिंपली एक एटम का जो मास है मल्टीपल एन एटम्स का मास कितना हो जाएगा, उसी एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा। बस एएमयू की जगह ग्राम लिख देना, इतने ग्राम इसका मास जो है हो जाएगा। ये हो गई भाई एटम्स की मास। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, मान लो हम लोग ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है भाई? 16 एटॉमिक मास यूनिट। तो एन एटम्स का मास कितना हो जाएगा? 16 ग्राम्स। एटॉमिक मास को ग्राम्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो, वही 1 मोल एटम्स का मास हो जाएगा। 1 मोल एटम्स मतलब इतने सारे एटम्स। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई सेकंड पॉइंट। मास ऑफ वन मोलिक्यूल, 1 मोल मोलिक्यूल। एक मोल मोलिक्यूल का जो मास होगा, मतलब कि इतने सारे मोलिक्यूल्स का जो मास होगा, वो किसके बराबर होगा भाई? सिंपल सी बात है, उस मोलिक्यूल के मोलिक्यूलर मास को ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस कर दो। सिंपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वाटर मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो कितना होता है भाई? 18 एटॉमिक मास यूनिट इतना होता है। इसलिए 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब कि इतने वाटर मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो जाएगा? 18 ग्राम्स हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दिया, ये होता है 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास। ठीक है, एक मॉलिक्यूल का जो मास था वो एटॉमिक मास यूनिट में था। एन मॉलिक्यूल्स का मास किसके बराबर होगा? उसी मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, बस ग्राम्स में होगा। एटॉमिक मास यूनिट की जगह ग्राम्स आपको लिखना है। ये होता है भाई 1 मॉलिक्यूल का मास। नेक्स्ट पॉइंट देखो भाई, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड एज मोलर मास। देखो, एक एटम के मास को हम लोग क्या बोल रहे थे? एटॉमिक मास। एक मॉलिक्यूल के मास को हम लोग क्या बोल रहे थे? मॉलिक्यूलर मास। अब अगर 1 मोल की हम लोग बात कर रहे हैं, 1 मोल एटम्स के मास की बात हम लोग कर रहे हैं, तो उसको मोलर मास बोलेंगे। मोलर मास का मतलब मॉलिक्यूलर मास नहीं है। मोलर मास का मतलब है 1 मोल आइटम्स का मास। तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है,
अगर वो हमसे पूछे तो 18 AMU, और अगर वोटर का मोलर मास पूछे तो वो 18 ग्राम्स। ये छोटा सा डिफरेंस आप लोग समझो। मोलिक्यूलर मास मतलब एक मोलिक्यूल का मास, और मोलर मास का मतलब 1 मोल मोलिक्यूल्स का मास। 1 मोल मोलिक्यूल्स का मास कितना है? 18 ग्राम्स है। और एक मोलिक्यूल का मास कितना है? 18 AMU है, एटॉमिक मास यूनिट है। ठीक है, ये छोटा सा डिफरेंस है भाई। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस के मास को मोलर मास बोला जाता है। तो मोलर मास की डेफिनेशन क्या है? इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। यहां पर देखो, मोलर मास CO2 का क्या मतलब हुआ? मोलर मास ऑफ CO2 का मतलब हो गया 1 मोल CO2 के मोलिक्यूल्स का मास, मतलब कि 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। इतने मोलिक्यूल्स अगर हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड के, तो उनका मास कितना हो जाएगा भाई? 44 ग्राम्स। वैसे ही मोलर मास ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये कितना हो जाएगा? 100 ग्राम्स। इसका मोलिकुलर मास 100 ग्राम्स निकल के आएगा। तो ये होता है भाई हमारे पास मोलर मास का मतलब। 1 मोल का मतलब हम लोग समझ गए, 1 मोल का मतलब है इतने आइटम्स, और मोलर मास का मतलब हम लोग समझ गए इतने आइटम्स का मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ठीक है, ये था भाई हमारे पास छोटा सा मोल कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल है। आगे भी है ये, इससे पहले एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। ये आ गया भाई हमारे पास हमारा क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन इन ए नेल कटर वेइंग 6.8 ग्राम। इसी का मैंने क्वेश्चन ये बनाया हुआ है। इसका वेट है भाई 6.8 ग्राम। ये नेल कटर है, सिंपल सा। फोकस हो रहा है या नहीं पता नहीं। तो इसका हमें निकालना है भाई, नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। तो देखो बहुत सिंपल है, हमें पता है 1 Fe एटम का जो मास था वो कितना था भाई? यहाँ पे हमें बताया गया था 55.85, 55.85 एटॉमिक मास यूनिट। ध्यान रखना, ये मास जो है वो ये एक Fe एटम का है। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? Na एटम्स अगर Fe के हमारे पास हैं, Na एटम्स मतलब 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 एटम्स ऑफ Fe अगर हमारे पास हैं, तो उनके अंदर ग्राम्स में कितना वजन होगा? 55.85 ग्राम्स। ठीक है भाई, ये हम लोग समझ गए। एटॉमिक मास से हम लोग ये स्टेटमेंट ले आए। अब हमें क्या निकालना है भाई? नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। तो ये जो नंबर ऑफ एटम है ना, इसको राइट साइड में लेके जाओ। मैथमेटिक्स का सिंपल सा नियम है, बस हमें इस इक्वेशन को उल्टा करना है। क्या हो जाएगा भाई? इसका मतलब ये हो जाएगा 55.85 ग्राम्स के अंदर कितने एटम्स हैं भाई? इतने 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 एटम्स हमारे पास हैं। इतने ग्राम में एटम इतने हैं, तो क्या हम ये नहीं निकाल सकते कि 6.8 ग्राम में कितने एटम होंगे? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। 6.8 ग्राम्स के अंदर कितने एटम हो जाएंगे? 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 डिवाइड करेंगे 55.8 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 6.8 से। इतने एटम्स होते हैं इस नेल कटर के अंदर। अगर आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो वो जो आंसर आएगा भाई, इतने ही एटम इसके अंदर हैं। ठीक है, 20-50 ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन काफी हाईली एक्यूरेटली हमने ये निकाल दिया है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो गिन के देख सकते हैं, और तो क्या ही इलाज है। लेकिन ये एक तरीका है, मतलब कि अगर हमें किसी सब्सटेंस का, किसी एटम का या फिर मॉलिक्यूल का मोलर मास अगर पता चल गया, तो हम लोग उसको क्वांटिफाई बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हम मास से ये निकाल सकते हैं कि कितने एटम इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है भाई, अगर मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड होता, कोई मान लो कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास पड़ा हुआ है टोकरी के अंदर। कैल्शियम कार्बोनेट को वैसे कली भी करते हैं, कली भी बोलते हैं, जिसको हम लोग पेंट करते हैं दीवारों के ऊपर। ठीक है, तो अगर हमारे पास उसका मास आ जाए ना, हम लोग बता सकते हैं भाई इसके अंदर नंबर ऑफ मोलिक्यूल कितने हैं। मान लो अभी हमारे पास ये बोतल है एक, ठीक है, इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं ये भी हम लोग बता सकते हैं। कहाँ गया भाई? ये रहा। इस
पानी के अंदर मोलिक्यूल कितने हैं ये भी हम लोग बता पाएंगे। सिंपली क्या करना है भाई, इसका मास ऐसे मेजर कर लो, उसके बाद इस खाली बोतल का मास मेजर कर लो, वो इस अकेले वाटर का मास आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट अगर कर देंगे तो इस अकेले वाटर का मास हमारे पास आ जाएगा। मान लो 20 50 40 जितना भी ग्राम ये आया वो आ गया, उस मास को हम लोग मोलिकुलर मास से रिलेट कर देंगे, है ना। जैसे इस एटम से रिलेट किया है वैसे ही उसको भी रिलेट कर देंगे। तो मतलब अगर हमें किसी कंपाउंड का मास पता चल जाए तो नंबर ऑफ एटम्स उसमें कितने हैं या फिर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स उसके अंदर कितने हैं, ये हम लोग आसानी से बता सकते हैं। ये इंपॉर्टेंस है मोल कॉन्सेप्ट की। इसके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशन है मोल कॉन्सेप्ट की, लेकिन ये सबसे मेन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, कुछ ऐसी गैसेस की बात करते हैं जिनका मास हम लोग नहीं बता पाएंगे। किसी कंटेनर के अंदर गैस को रखा जाता है ना, तो वॉल्यूम हम लोग बता पाएंगे। वॉल्यूम के साथ में कैसे रिलेट करना है वन मोल को, ये देखो भाई, वन मोल इज ऑल्सो रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ गैस। इज मोल को, एक मोल को गैस के वॉल्यूम से भी रिलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये एक लॉ भी था हमारे पास जिसने बताया था इसके बारे में। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में ये इक्वल होता है 273 के। तो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के ऊपर, एंड एट स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 एटमोस्फियर। तो इस टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन के ऊपर 1 मोल ऑफ एनी गैस विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। इन दो कंडीशंस के ऊपर, इस टेम्परेचर और इस प्रेशर के ऊपर, किसी भी गैस को, किसी भी गैस का 1 मोल अगर हमारे पास होगा तो उसका वॉल्यूम इतना ही होगा भाई, है ना। हमने ये लॉ में भी पढ़ा था कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल सेम मोल्स ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम। वही बात यहाँ पर भी है, गैस कोई भी हो अगर इन दो कंडीशन के ऊपर रखी हुई है तो उसके 1 मोल का वॉल्यूम इतना ही होगा, 22.4 लीटर्स, यही होगा। इसका मतलब क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻23। इतने मोलिक्यूल्स अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, तो अगर ये एसटीपी के ऊपर रखे हुए हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इन कंडीशन के ऊपर अगर रखे हुए हैं, तो ये 22.4 लीटर वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करेंगे। ये है भाई मोल का और वॉल्यूम का रिलेशन। तो हमने ग्राम्स का जो वेट होता है, सब्सटेंस का जो मास होता है, उसको भी रिलेट करना सीख लिया मोल से, और वॉल्यूम को भी रिलेट करना सीख लिया मोल से। आगे क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 10 ग्राम्स N2 एट STP। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन के ऊपर नाइट्रोजन गैस रखी हुई है, उसका वजन हमें बता दिया कि 10 ग्राम है, वॉल्यूम हमें निकालना है। तो देखो भाई, यहाँ पर दोनों कॉन्सेप्ट आपके चेक हो जाएंगे। मोल को हमने मास से भी रिलेट किया था और मोल को हमें वॉल्यूम से रिलेट करना भी आता है। दे क्या रखा है हमको, मास दे रखा है, मास से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे और नंबर ऑफ मोल से फिर बाद में वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे भाई, N2 मॉलिक्यूल हमारे पास है, N2 मॉलिक्यूल का मोलर मास अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना होगा भाई। एक नाइट्रोजन एटम का मास होता है 14 एटॉमिक मास यूनिट, दो का हो जाएगा 28 एटॉमिक मास यूनिट। ये एक मॉलिक्यूल का मास हमारे पास आ गया। तो 1 मोल का मास कितना होगा भाई, 1 मोल N2 का मास हो जाएगा 28 ग्राम्स। ठीक है भाई, अभी हमें ग्राम्स दिए हुए हैं, मास हमें दिया हुआ है, हमें नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। तो इसको उल्टा करो, मतलब कि 28 ग्राम्स N2 के अंदर कितने मोल होते हैं भाई, 1 मोल होता है। 1 मोल ऑफ N2 मतलब कि 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। इतने मोलिक्यूल्स होते हैं N2 के 28 ग्राम के अंदर। हमें कितने ग्राम दिया हुआ है, 10 ग्राम दिया हुआ है। तो 10 ग्राम्स N2 के अंदर कितने मोल हो जाएंगे भाई, 1/28 मल्टीप्लाइड बाई 10, इतने मोल हो जाएंगे, 10/28 मोल्स। अब आगे क्या करेंगे भाई, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो देखो नंबर ऑफ मोल हमारे पास आ गए, एसटीपी कंडीशन के ऊपर 1 मोल का वॉल्यूम हमें पता है। एट एसटीपी
1 मोल N2 ऑक्यूपाइज कितने लीटर वॉल्यूम होता है भाई 1 मोल का? 22.4 लीटर्स। 22.4 लीटर्स। हमारे पास मोल्स कितने हैं भाई? इतने हैं। 10 डिवाइडेड बाई 28, तो इन मोल्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई? सिंपल सा ये हो जाएगा 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 28 लीटर्स। ये वैल्यू लीटर्स में आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग 2 स्टेप में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। वॉल्यूम हमें निकालना था, मास हमें दिया हुआ था। मास से पहले नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले, कितने आ गए? इतने आ गए। फिर नंबर ऑफ मोल से हमने वॉल्यूम निकाल लिया, इतना वॉल्यूम आ जाएगा भाई। इसको सोल्व करके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो गैसेज के लिए इस तरीके से नंबर ऑफ मोल टर्म का हम लोग यूज करते हैं। तो कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी एटम हो, मोल को उसके मास से रिलेट कर सकते हैं, और कोई भी गैस हो एसटीपी कंडीशन के ऊपर उसके वॉल्यूम से भी रिलेट कर सकते हैं मोल्स को। आगे बढ़ते हैं भाई, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम इन ग्राम्स। एक नाइट्रोजन एटम का मास हमें निकालना है ग्राम में। सीधी सी बात है, बहुत कम आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग निकाल के रहेंगे। एक नाइट्रोजन एटम का जो मास होता है वो कितना होता है भाई? 14 एटॉमिक मास यूनिट होता है। इसलिए Na एटम्स अगर हमारे पास होंगे, Na नाइट्रोजन एटम्स, उनका मास कितना होगा भाई? 14 ग्राम्स होगा। अब ये जो मास है 14 ग्राम्स, ये एक एटम का मास नहीं है, ये Na एटम्स का मास है। मतलब कि 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स का मास है। इतने सारे एटम्स का मास 14 ग्राम है। इसको मैं लिख देता हूं भाई, 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स का मास कितना है? 14 ग्राम्स है। तो क्या हम एक एटम का मास निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 14 से डिवाइड कर दो, 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 23 ग्राम्स। इसको मैं ऑलमोस्ट 6 मान लेता हूँ और आपको सोल्व करके दिखाता हूँ भाई कितना आएगा। 6 दूनी 12, 2 0 6 18 गुणा में 10 की पावर माइनस 23। ये नीचे प्लस 23 था, इसको मैं 10 रेज टू द पावर 23 को ऊपर ले गया, तो ये माइनस 23 हो गया। इतना मास होगा एक एटम का। ऑलमोस्ट इतना मास आ जाएगा एक नाइट्रोजन के एटम का। ये बहुत कम है भाई, ये हम नहीं मेजर कर पाएंगे अपने वेइंग बैलेंस से, लेकिन थ्योरेटिकली निकालना पॉसिबल है। एक एटम के अंदर मास कितना है ये भी हम लोग निकाल सकते हैं ग्राम्स के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंस है मोल कॉन्सेप्ट की। आगे बढ़ते हैं भाई। कैलकुलेट, हाँ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 3 मोल्स CO2 एंड 9 ग्राम्स ऑफ वाटर। हमें नंबर ऑफ मोलिक्यूल यहाँ पर निकालने हैं। सबसे पहले निकालने हैं 3 मोल CO2 के अंदर। तो देखो भाई सिंपल है, 1 मोल CO2 में कितने मोलिक्यूल होते हैं भाई? Na होते हैं, है ना। इसलिए 3 मोल्स में कितने हो जाएंगे? 3 Na हो जाएंगे। 3 को मल्टीप्लाई कर दो Na से, 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 23। इतने मोलिक्यूल हो जाएंगे 3 मोल्स के अंदर। आगे क्या करना है भाई? अच्छा, इतने मोलिक्यूल्स आए हैं हमारे पास, इतने मोलिक्यूल्स हो गए 3 मोल के अंदर। हमें नंबर ऑफ एटम निकालना है भाई। नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। CO2 मॉलिक्यूल कैसे बना है? एक कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम के मिलने से ये बना है, ठीक है। तो टोटल एटम कितने हैं भाई एक CO2 मॉलिक्यूल में? 3 एटम है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हैज 3 एटम्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास इतने हैं, इनके अंदर कितने होंगे भाई? इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मतलब कि 3 Na molecules will have 3 multiplied by 3 Na atoms, 9 Na atoms।
Na की जगह पर अगर आप वैल्यू लिख दोगे 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये। इतने नंबर ऑफ एटम होंगे हमारे पास 3 मोल CO2 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 9 ग्राम वाटर के अंदर कितने एटम होंगे ये हमें निकालना है। तो देखो भाई, वाटर का मोलर मास कितना होता था, 18 ग्राम्स होता था। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ 18 ग्राम्स वाटर के अंदर Na मोलिक्यूल्स होंगे वाटर के, Na मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। 9 ग्राम के अंदर कितने मोलिक्यूल हो जाएंगे, Na डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 9, इतने मोलिक्यूल हो जाएंगे। मतलब कि Na का हाफ ही हो जाएगा, Na/2 मोलिक्यूल्स। तो 9 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ मोलिक्यूल हमने निकाल लिए। अब हमें पता है कि एक मोलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने एटम होते हैं, H2O होता है भाई इसका फॉर्मूला, 1 2 3, 3 एटम हमारे पास हैं। तो टोटल मोलिक्यूल कितने थे, Na/2। इतने मोलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाइड बाई Na/2, इतने एटम्स हमारे पास आ जाएंगे। अगर हमें इसका एग्जैक्ट आंसर निकालना है तब भी निकाल सकते हैं भाई। क्या हो जाएगा, सिंपल सा इसको हम लोग Na की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23, ये वैल्यू हम लोग रख देंगे। नंबर ऑफ एटम्स भी हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है भाई, नंबर ऑफ एटम पूछे हैं या फिर मोलिक्यूल पूछे हैं। ठीक है, एक मोलिक्यूल में कितने एटम हैं ये तो हमें गिनती आती है, उसी से निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो ये था भाई हमारे पास सिंपल सा अपना मोल कॉन्सेप्ट। अगला लेक्चर हम लोग और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाने वाले हैं, उसके अंदर और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लोग स्टोक्योमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट को डिस्कस करेंगे भाई, ये क्या होता है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में ही इसको देखेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।